हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेल्स बाय तानिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी है अर्पिता की, जो कि एक 22 साल की लड़की है और यूएसए में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती है। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा, उसका एक बड़ा भाई और 2 बड़ी बहनें रहती हैं और साथ में वो भी रहती है। तो उसकी फैमिली में ऐसा सिस्टम था कि सबके ही अरेंज मैरिज हुए थे डिस्पाइट लिविंग इन द यूएसए। मतलब तो अर्पिता ने शुरू से ही देखा था कि उसके भाई की भी अरेंज मैरिज हुई, उसकी दोनों बड़ी बहनों की भी अरेंज मैरिज हुई और वो सभी अपनी अपनी शादियों में काफी खुश थे। तो उसकी मम्मी भी ऐसे बोलती थी कि तुम्हारी भी हम शादी करवाएंगे। तो इस थॉट से अर्पिता काफी चिल थी कि हाँ ठीक है, मेरे पेरेंट्स जो भी करेंगे मेरे लिए वो सही होगा, क्योंकि मेरे भाई बहन भी इतने खुश हैं। तो एक दोपहर को ऐसे ही हुआ कि अर्पिता अपने घर पे शायद कुछ काम कर रही थी। तो उसकी मम्मी ने काफी एक्साइटेड तरीके से आई उसके पास और बोली कि अर्पिता बिटिया इधर आओ। उसको घर पे सब बिटिया बोलते थे। तो हो गई, हाँ मम्मी क्या हुआ? तो उसकी मम्मी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा हस्बैंड ढूंढ लिया है। तो ये सुन के अर्पिता उसको थोड़ा अजीब लगा, खुश भी हुई और थोड़ा अजीब भी लगा उसे। फिर उसने बोला अच्छा कौन है? तो फिर उसकी मम्मी ने बताया कि तुम्हें याद है वो चंदा आंटी और राज अंकल, वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स। तो अर्पिता को याद आया कि हाँ ये लोग उनके फैमिली फ्रेंड्स थे और जब भी अर्पिता की मम्मी पापा इंडिया जाते थे तो ये लोग चंदा आंटी के घर पे ही रुकते थे। काफी अच्छी दोस्ती थी दोनों की। तो चंदा आंटी का एक बेटा था माधव, जो कि अर्पिता के एज का ही था, उससे शायद 1-2 साल बड़ा था। और वो बचपन में एक आध बार वो लोग मिले थे और बाकी कभी कभी बहुत साल में कभी एक बार फोन पे बात हो जाती थी। तो अर्पिता की मम्मी ने बताया कि ये माधव है और ये MIT कॉलेज से इसने ग्रेजुएशन की है, इंजीनियरिंग की है, काफी अच्छी डिग्री है और इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है और बहुत देखने में भी बहुत अच्छा है, बहुत हैंडसम है। इनफैक्ट हमें जैसा दूल्हा तुम्हारे लिए चाहिए, माधव बिल्कुल वैसा है। तो अर्पिता ने ये सब सुन के थोड़ी खुश भी हुई और थोड़ा सा शर्मा रही थी। फिर वो बोली कि अच्छा, और वो दिखता कैसा है? तो उसकी मम्मी ने फिर उसका फोटो निकाल के दिखाया एक लिफाफे में से। फोटो दिखाया उसने अर्पिता को और वो तो देखने में काफी हैंडसम था और अच्छा था देखने में। तो ये देख के अर्पिता काफी खुश हुई और उसकी मम्मी ने बोला कि तुम्हें पसंद है ना? तो अर्पिता ने बोला हाँ, जो भी आप लोग बोलो। कट टू 3-4 दिन बाद अर्पिता की मम्मी ने एक ऑनलाइन मीटिंग अरेंज की स्काइप के थ्रू। इसमें लड़का और लड़की के फैमिलीज एक दूसरे से बात कर पाए, प्लस सारी बातें उन दोनों के मम्मी पापा ही कर रहे थे एक दूसरे से। माधव थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछ रहा था अर्पिता को, लेकिन अर्पिता पूरी चुप थी, शर्मा रही थी। तो सारा कॉन्वो होने के बाद लास्ट में अर्पिता के पापा ने बोला कि तो बिटिया कैसा लग रहा है, सही लग रहा है तुम्हें लड़का? तो अर्पिता थोड़ा शर्माई और फिर बोली तो ये चीज़ उसके पापा समझ गए थे और हंसते हुए फिर एक दूसरे को बाय वगैरह बोला और फिर बोला ठीक है, अब करते हैं, फिर शादी की तैयारी करते हैं। तो ये चीज़ें हुई और काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई। उसके बाद 4-5 बार और वीडियो कॉल्स हुए जिसमें माधव और अर्पिता सिर्फ वही लोग थे और वो दोनों सारे कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे। कुछ उनकी प्राइवेट वीडियो कॉल्स हुए थे, तो जिसमें माधव और ये लोग खुल के बात कर रहे थे, सारी चीज़ें बता रहे थे। तो जो इनका चौथा या 5वां वीडियो कॉल था, जो लास्ट कॉल था, उसमें माधव बहुत ही सीरियसली पूछता है अर्पिता को कि तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो ना? कोई प्रेशर तो नहीं है? तो अर्पिता बोलती कि नहीं नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, मैं करना चाहती हूँ। तो माधव ने बोला पक्का ना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम प्लीज अभी बता दो, कोई डरने की बात नहीं है। तो अर्पिता ने बोला कि नहीं नहीं, मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो माधव ने बोला कि ठीक है, अगर तुम खुश हो तो फिर मैं भी खुश हूँ। वो कॉल उन दोनों का लास्ट वीडियो कॉल था। उसके बाद से माधव के मम्मी पापा ने बोला कि अब कोई वीडियो कॉल्स नहीं होंगे, अब जो भी कम्युनिकेशन होगा लड़का और लड़की के बीच में वो लेटर्स और ईमेल्स के थ्रू होगा। तो अर्पिता के मम्मी पापा ने बोला कि हाँ वैसे भी इन लोगों की शादी तय हो गई है, तो अब जो भी है अब वो लेटर्स के थ्रू काफी है, अब ज्यादा वीडियो कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो अर्पिता ने भी उसने बोला हाँ ठीक है। अर्पिता और माधव एक दूसरे को काफी हद तक जान चुके थे बातों के थ्रू कि माधव को क्या चीजें पसंद है, फिर अर्पिता को क्या चीजें पसंद है, एक दूसरे के बारे में थोड़ा थोड़ा दोनों को ही पता चल गया था। तो अब लेटर्स में क्या हो गया था कि जिस तरीके से माधव बात करता था, लेटर्स में उसके बात करने का तरीका थोड़ा अलग हो गया था और ये चीज अर्पिता ने फील की। तो उसे बहुत अजीब लगा कि यार ये जब सामने रहता है तब तो अलग बात करता है और अभी लेटर में बहुत अलग तरीके से बात कर रहा है, तो ऐसा क्यों? और उसने फिर अपनी मम्मी से भी ये बात बोली कि मम्मी देखो ना, माधव बहुत अलग तरीके से बात कर रहा है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि अरे लड़कों को उतना एक्सप्रेस करना नहीं आता है, जैसे वो तुमसे अच्छे से बात करता है स्क्रीन पे, लेटर्स में उसको नहीं आ रहा होगा लिखना, कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा भी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन देखो कितने अच्छे हैं, मुझे कितना मानते हैं, है ना?
तो अर्पिता ने बोला हाँ मतलब वो तो है ही, बट स्टिल उसके अंदर ना थोड़े डाउट्स थे उन लेटर्स को लेकर, क्योंकि काफी अलग थे उसके लेटर्स। जैसे माधव बात करता था उससे, इतना अलग कैसे हो सकता है कोई। बट फिर उसकी मम्मी ने बोला कि अरे तुम इतना मत सोचो, और वैसे भी इतना स्ट्रेस लेना तुम्हारी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारी शादी बस अभी होने ही वाली है कुछ हफ्तों में, तो तुम एकदम रिलैक्स रहो, ठीक है, ज्यादा मत सोचो, बस हम लोगों पे विश्वास रखो। तो अर्पिता ने बोला हाँ मम्मी ठीक है। कट टू उसकी शादी को जब 1 हफ्ते बचे थे, तो 1 हफ्ते पहले ही माधव की मम्मी जो थी, अर्पिता की होने वाली सास, वो आ गई थी यूएसए में, क्योंकि शादी लड़की के घर पे ही होने वाली थी, तो सारी तैयारियां मतलब करने आई थी वो। तो आई और मतलब काफी अच्छे से सबको मिली, और अर्पिता को भी बहुत अच्छे से ट्रीट किया कि अरे तुम हमारी होने वाली बहू हो, बहुत प्यार किया उसको। तो अर्पिता जब उससे मिली अपनी होने वाली सास से, तो वो काफी खुश हो गई। उसको लगा कि यार सास लोग तो मतलब बहुत ही खड़ूस टाइप की होती है, मेरी तो बहुत अच्छी निकल गई है, मैं मतलब काफी लकी हूँ मैं, उसने ऐसा सोचा अपने मन में। तो उसकी सास और उसकी मम्मी, अर्पिता की मम्मी मिलके सारी तैयारी करने लगे, बाकी सब लोग तैयारियों में जुट गए। शादी को सिर्फ 3-4 दिन बचे थे, तो अर्पिता की सास ने उसको अपने पास बुला के बैठाया और उसने एक फोटो एल्बम दिखाई कि देखो बेटा ये है मधु। सो वो माधव को प्यार से वो लोग मधु बोलते थे, ये है हमारा बेटा मधु, वो बचपन में इतना प्यारा था, मुझे बहुत मानता था, इसके पापा को भी बहुत प्यार करता था, मतलब काफी आज्ञाकारी टाइप का बेटा था हमारा। तो ये बोलते बोलते वो काफी रोने लग गई, इमोशनल हो गई कि अब मेरा बेटा जो है वो तुम्हारा पति हो जाएगा। तो मतलब वही टिपिकल इमोशनल जो लाइंस थे, और फिर रोने लग गई वो काफी ज्यादा। तो उस पर अर्पिता थोड़ी सी मतलब पैनिक हो गई, और उसने फिर टिश्यूज दिए कि आंटी ये लीजिए आप, प्लीज आप रोइए मत। तो फिर उसने अपना फेस वगैरह वाइप किया, और फिर उसने अर्पिता को बोला कि एक अच्छी पत्नी बनोगी ना, मधु का साथ दोगी ना तुम। तो अर्पिता ने बोला जी आंटी मैं दूंगी, मैं एक अच्छी बीवी बनूंगी, आप परेशान मत होइए। और ये बोलते बोलते अर्पिता की सास ने अर्पिता का हाथ बहुत टाइटली पकड़ा कि बताओ बनोगी ना अच्छी बीवी, ध्यान दोगी ना मेरे बेटे का। उसका हाथ इतनी ज्यादा जोर से पकड़ लिया था कि अर्पिता के हाथ पे उसकी सास के नाखून के निशान आ गए थे, और इतना दर्द हो रहा था कि उसने ऐसे किया, तो तुरंत ही उसकी सास ने उसका हाथ छोड़ दिया, एंड स्टिल वो रो ही रही थी। तो मतलब वो अर्पिता अपना हाथ देख रही है और वो सास को देख रही है कि यार ये क्या हो गया। और फिर उसने आंटी को और टिश्यूज दिए और फिर बोला कि आंटी मैं अभी आती हूँ। अर्पिता तुरंत भाग के गई अपने रूम में और अपना हाथ देखने लग गई, उसका हाथ पूरा लाल हो गया था और पूरे नाखूनों के निशान थे उसके हाथ पे। तो ये चीज उसे बहुत अजीब लगी कि यार ठीक है मतलब इमोशनल है अपने बेटे के लिए, बट ये क्या कर दिया यार। सोच रही है और फिर मतलब उसने सोचा कि एक बार अपनी मम्मी से बात करती हूँ, ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है कि ऐसे कैसे कर सकती है आंटी। लेकिन उसकी मम्मी शादी की तैयारियों में इतनी ज्यादा बिजी थी, क्योंकि 3-4 दिन ही बचे थे शादी को। तो उसने देखा कि इसकी मम्मी बहुत बिजी है, तो उसने भी फिर बोला कि ठीक है बाद में बात करूंगी। और फिर उसके बाद अर्पिता ये बात भूल गई। कट टू नेक्स्ट डे, जब ब्रेकफास्ट टेबल पे सब मिलते हैं, तो जो अर्पिता की सास है वो अर्पिता को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करती है, जैसे मतलब कि एक दिन पहले कुछ हुआ ही ना हो, बहुत ही नॉर्मल जैसे पहले ट्रीट कर रही थी। तो अर्पिता को ये चीज और ज्यादा अजीब लगी, क्योंकि कल जिस तरीके से आंटी ने उसका हाथ पकड़ा था और अभी जितना नॉर्मल वो बिहेव कर रही है, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है। अब अगले ही दिन उसकी शादी थी और मधु और मधु के पापा वो लोग भी कल ही डायरेक्टली आने वाले थे। तो अर्पिता के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो इन सारी चीजों को इतना सोचे, इतना ध्यान दे, क्योंकि उसे खुद पर भी ध्यान देना था, रेडी भी होना था, सब कुछ करना था। कट टू नेक्स्ट डे, सुबह के टाइम पे लड़की अर्पिता की साइड से जितने भी मतलब रिलेटिव्स थे लड़की वालों की साइड से, वो सब आने लगे एक एक करके, बहुत सारे भर गए, पूरे घर में पूरी चहल पहल हो गई, गाने वाने चलाने लग गए सब। तो इसको कपड़े दिए गए और मेहंदी वेहंदी इसकी हुई। इसकी मेहंदी और शादी एक ही दिन थी, तो मेहंदी वेहंदी सब लगाया। तो मेहंदी होने के बाद फिर इसने अपना पूरा ब्राइडल लहंगा पहना, सब रेडी हो गई और फिर खुद को देख रही थी। तो मतलब काफी अच्छा लगा उसको और वो रोने लग गई, थोड़ा सा इमोशनल हो गई, क्योंकि वो बहुत सुंदर दिख रही थी एंड अब उसकी शादी हो रही थी। तो अचानक से ना मतलब उसने सुना अपने रूम के अंदर से ही कि दरवाजे की दूसरे साइड जितने भी रिलेटिव्स आए हैं वो थोड़ा खुसफुस किए जा रहे हैं, कुछ तो बातें कर रहे हैं। तो वो जो गाने वाने जो बज रहे थे वो भी मतलब धीरे धीरे वो कम हो गए थे उसकी आवाज, फिर करते करते बंद हो गए। और बहुत ही तेजी से कि अरे ये क्या हो गया। वो जैसे दरवाजे के पास गई है सुनने के लिए,
तो ये आवाज़ें, ये बातें और बढ़ने लग गई कि हाय बेचारी दुल्हन, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सारी बातें सुन रही है और वो जैसे दरवाज़ा खोल रही है ना, तो दरवाजे के उधर हॉल था। तो वहाँ पे काफ़ी सारी औरतें मतलब ग्रुप्स में बैठी हुई थी, गाना बजाना कर रही थी। तो उसने से दरवाज़ा खोल के गई वो हॉल में, तो अचानक से ना उन लोगों की बातें बंद हो गई एकदम। स्टॉप, साइलेंस। सपोज बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और अचानक से ही वो बंद हो गया। एग्जैक्टली वही हुआ और उसने वो चीज़ फील किया कि उसके बारे में ही बात हो रही थी। इसीलिए जैसे ही वो गई हॉल में तो सब लोग चुप हो गए और उसी को देख रहे थे। और फिर वो मतलब देख रही है कि ये क्या है, और सब उसको ना बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे। और वो गाने देख रही है कि कोई गाना भी नहीं बजा रहा है, कोई डांस वांस भी नहीं कर रहा है, कि ये क्या हो गया। तो वो गई सीधा अपनी मम्मी के पास और मम्मी का अपना हाथ पकड़ के लेके अपने रूम में चली गई। माँ, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये सब क्या चल रहा है। वो एक आंटी मुझे देख के ऐसे क्यों बोल रही थी कि हाय बेचारी, अब क्या होगा। और जैसे ही मैं वहाँ पे गई सब लोगों ने बात करना बंद कर दिया, गाने बजाने भी बंद है, लग ही नहीं रहा शादी का घर है, सिर्फ यहाँ पे लोग आए हुए हैं, कुछ हुआ है क्या। तो उसकी मम्मी मिरर में जाके खुद को सेट करने लगी, फिर बोली कि अरे कुछ नहीं हुआ है, ज़्यादा मत सोचो तुम, ठीक है, रेडी हो जाओ, अभी हम लोग को निकलना है, ज़्यादा टेंशन मत लो। लेकिन माँ, तो बोली अच्छा ठीक है। तो माँ और बेटी दोनों ऐसे बाहर निकल गए। सो जनरली क्या होता है, जब एक लड़की की शादी होती है तो उसके कजन्स और ये सब वो लोग भी मतलब डांस करते हुए जाते हैं शादी, मतलब मंदिर में जहाँ पे भी शादी होने वाली होती है। अर्पिता के केस में क्या था, कोई नहीं जा रहा था, सब वहाँ पे लेडीज थी, लेकिन वो बहुत अजीब तरीके से अर्पिता को देख रही थी। अर्पिता एक बड़े से लिमोसिन कार में जा रही थी, तो उसमें वो थी और उसकी दोनों बहनें थी और उसका भाई बैठा हुआ था और ड्राइवर, और एक और गाड़ी थी पीछे जिसमें उसके मम्मी पापा जा रहे थे। तो ये चीज़ भी अर्पिता को बहुत अजीब लगी कि यार ये क्या है। तो जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठी, उसने अपनी दीदी को पूछा कि क्या हो रहा है, मतलब आपको कुछ पता है। तो उसकी जो दोनों बहनें थी उन्होंने मतलब दूसरी साइड मुँह घुमा लिया, आंसर ही नहीं किया। तो अर्पिता को ये भी बहुत अजीब लगा। उसने भैया को पूछा कि भैया ये क्या हो रहा है। तो भैया सामने देख रहे हैं, सबसे आगे बैठे हुए थे और उसको रिप्लाई नहीं दिया, इग्नोर किया। तो अर्पिता बोल रही कोई बताएगा। तो उसकी जो दूसरी बहन थी उसने बोला कि अरे यार तुम चुपचाप रहो ना, शादी के लिए चल रहे हैं, क्यों इतना टेंशन ले रही हो, आज तुम्हारा इतना बड़ा दिन है, उस पर फोकस करो, सब कुछ सही है और चुप हो जाओ। ये ऐसा अर्पिता ने बोला। कट्टू ये लोग मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद अर्पिता के पापा अपनी गाड़ी से उतर के अर्पिता को लेने आ गए और फिर दरवाज़ा खुला और फिर चलो बेटा तैयार हो जाओ। अर्पिता निकल गई और अपने पापा के साथ जाने लगी मंदिर में। अब वो जैसे जैसे मंदिर की तरफ ये लोग जा रहे हैं तो वो ना अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को देख रही है, अपनी मम्मी को देख रही है, पापा को देख रही है, भाई बहनों को देख रही है। तो सबका, किसी के भी चेहरे पे खुशी नहीं दिख रही थी, कोई भी खुश नहीं दिख रहा था। इनफैक्ट जो उसके पापा थे, जैसे जैसे वो लोग मंदिर के करीब जा रहे थे, अपना ग्रिप बहुत टाइटली करके रखा था उसके पापा ने, एकदम टाइटली अर्पिता को पकड़ के रखा था। तो अर्पिता बोल रही है कि पापा ये क्या हो रहा है, मतलब ये और इतना अजीब सा क्यों हो रखा है मंदिर। तो उसके पापा बोलते चुपचाप चलो, मुंह बंद रखो अपना। मम्मी क्या हो रहा है ये। उसकी मम्मी बोलती चलो मंदिर। और फिर ये लोग मंदिर जा रहे हैं। मंदिर के अंदर पहुंचते ही अर्पिता ने देखा कि मंदिर में से बहुत ही ज़्यादा कुछ गंदी बदबू आ रही थी। गंदी मतलब बहुत ज़्यादा गंदी। उसने मतलब बहुत मुश्किल से ना अपनी उल्टी को कंट्रोल करके रखा था क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी वहाँ पे। उसने एक और चीज़ ऑब्जर्व की कि लड़के वालों की साइड से कोई भी रिश्तेदार नहीं आया था। ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, उनका इकलौता बेटा है, इतने सारे उनके रिश्तेदार हैं, कोई आया क्यों नहीं है। प्लस अर्पिता की साइड से भी कोई रिश्तेदार नहीं आया था शादी में। उसको ये चीज़ बहुत अजीब लगी। प्लस उसने ये भी चीज़ नोटिस की कि जो मधु के पेरेंट्स थे वो बहुत ही नर्वस तरीके से ना अर्पिता को देख रहे थे। उसने ये भी अपनी फैमिली को भी देखा कि वो सारे जो फैमिली मेंबर्स थे वो भी अर्पिता को मतलब बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे। तो जैसे ही वो किसी से भी आई कांटेक्ट करने की कोशिश करती तो वो लोग मुंह घुमा लेते, इधर उधर देखने लग जाते, लेकिन कोई भी अर्पिता से आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था। अब लोग बढ़ते जा रहे हैं। अब पूरे मंदिर में ना सबसे पहले तो वहाँ पे कोई पंडित नहीं था शादी कराने के लिए। वहाँ पे सिर्फ एक हवन कुंड था जिसमें सिर्फ आग जल रही थी और उसके सामने मधु बैठा हुआ था दूल्हे के जोड़े में। अब यहाँ पे दुल्हन अगर आ रही है तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि मधु खड़ा होगा मतलब लेके चलने के लिए। मधु अपनी जगह से हिला तक नहीं था। सब लोग बहुत ही अजीब तरीके से अर्पिता को देख रहे थे। जैसे जैसे वो मंडप के करीब पहुंच रही है
तो उसने देखा एक बड़ी सी मक्खी आके मधु के सर पे जाके बैठ गई और उसे लगा कि मधु अपना हाथ मूव करेगा। मधु ने उस मक्खी को हटाया भी नहीं। वो तो उसने मतलब वो चीज़ देखा और वो जैसे जैसे मधु के करीब पहुंच रही है ना, बदबू बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा। पूरे मंदिर में सिर्फ धुआं धुआं था और मतलब कुछ ज़्यादा सजावट नहीं, कुछ नहीं। बहुत ही अजीब सा डार्क सा माहौल था, बहुत ही नेगेटिव सा माहौल था। पंडित नहीं था, मोस्ट इम्पोर्टेंटली शादी कौन कराएगा। अब वो गई मंडप के पास। अब यहाँ पे उसके पापा ने ना मतलब अपना ग्रिप हटाया और फिर उसको थोड़ा सा आगे पुश किया कि चलो बैठो। तो वो गई बैठने के लिए। तो वो जैसे ही मधु के बाजू में जाके बैठ रही है हवन कुंड में, तो उसने देखा एक बड़ा सा मोटा सा पेट, और जो भी उस पेट में से ना एक अजीब सा ग्रीन ग्रीन कलर का, पूरी बॉडी में से, स्किन में से ना कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का जमा हुआ, कुछ अजीब सा लिक्विड लिक्विड जैसा ना कुछ जमा हुआ था पूरे बॉडी पे, चेहरे पे। और मधु का पेट एकदम इतना ज़्यादा फूला हुआ था कि वो लेजिट प्रेग्नेंट लग रहा था। और उसमें से इतनी ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी कि मतलब कोई भी उल्टी कर सकता है, कोई भी। मधु वो देखा और उसने हॉरिफाइंगली अपने पेरेंट्स को देखा कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मधु की मम्मी ने बोला कि अर्पिता, तुम्हें मेरे बेटे का साथ देना है, शादी करनी है उससे। तो यहाँ पे अर्पिता बोलती है, अरे आपका बेटा मर चुका है, डेड बॉडी है ये, शादी कैसे करूँ मैं इससे। और ये मतलब ये सुन के ना सब लोग वहाँ पे पूरी आवाज़ गूंज रही थी उसकी पूरे मंदिर में कि मरा हुआ है ये, शादी कैसे कर सकती हूँ मैं इससे। एंड द मोमेंट उसने ये चीज़ बोला, अर्पिता अपनी जगह से फिर उठने लगी, मतलब हटने के लिए कि कैसे करूँगी शादी। तो उसने जैसे ये हटने के लिए किया ना, मधु की मम्मी ने, उसकी होने वाली सास ने उसको ऐसा धक्का देके फिर से बैठा दिया, बैठो यहीं पे, तुमने मुझसे परसों प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे बेटे से शादी करोगी, एक अच्छी बीवी बनोगी, उसका साथ दोगी, तो दो उसका साथ। तो ये मतलब ये बोल रही है कि अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। और फिर वो पीछे अपनी पेरेंट्स को देख रही है, तो उसके पेरेंट्स वहाँ पे बस बुत बन के खड़े होके उसको मतलब ये पूरा सीन देख रहे हैं। कोई भी ये चीज रोक नहीं रहा है मधु की मम्मी को कि गलत हो रहा है ये सब, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। वो लोग सिर्फ ऐसे सिर्फ देख रहे थे। उस टाइम पे अर्पिता को इतना गंदा फील हुआ, इतना ऐसा फील हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसके अपने पेरेंट्स ने ही उसके साथ धोखा किया है। जो उसकी मम्मी थी उसने बताया कि जब तुम लोगों की बात होती थी स्काइप पे, तो जो तुम लोगों का लास्ट कॉल था, उसके बाद इसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। तो हमें मधु की मम्मी का फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा हुआ है और वो बचा नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि तुम लोगों की शादी हो, तो इसलिए हम लोग मान गए। तो उसी दिन से मतलब इसकी हालत है। उस मोमेंट पे अर्पिता को समझ में आया कि ये लोग मधु को कैसे लेकर आए हैं। इन लोगों ने मधु को की बॉडी को पूरा फ्रीज करके रखा था। इनफैक्ट जब मधु की मम्मी सारी प्रेपरेशन करने के लिए, शादी की प्रेपरेशन करने के लिए यूएसए में आई हुई थी, उसी टाइम पे वो मधु को भी लेकर आई हुई थी एक बहुत बड़े से फ्रीजर में पैक करके, ताकि उसकी बॉडी वैसी की वैसी प्रिजर्व्ड रहे। उसको काफी टाइम हो गया था मरे हुए। इनफैक्ट अर्पिता को जो लेटर्स मिलते थे मधु की साइड से और जो ईमेल्स मिलते थे, वो मधु नहीं लिखता था, वो खुद मधु के पेरेंट्स लिखते थे अर्पिता को। एंड दैट इज द रीजन व्हाई अर्पिता को लगता था कि ये बातें मतलब इतनी अजीब क्यों हैं, क्योंकि मधु ऐसे बात नहीं कर रहा था, क्योंकि वो मधु लिख ही नहीं रहा था। मधु तब मर चुका था, लेकिन स्टिल वहाँ पे जो उसकी मम्मी थी बहुत ही फोर्सफुली चाहती थी कि मुझे नहीं पता, मेरा बेटा मर गया है तो क्या हो गया, उसकी आफ्टर लाइफ में तुम उसका साथ दोगी, तुम उससे शादी करोगी, मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे अर्पिता ने बोला कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, और उसने भागने की कोशिश की। तो जैसे वो भागने की कोशिश कर रही थी ना, तो जो अर्पिता की मम्मी थी उसने बोला अर्पिता की होने वाली सास को कि चंदा, मैंने तुम्हें बोला था कि बहुत ही बेकार आइडिया है, हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारा ही दिमाग खराब हो गया था। तो वो चंदा आंटी ने बोला कि नहीं, इसकी शादी मेरे बेटे से तय हुई है और मैं इसकी शादी उससे करवा के रहूंगी चाहे कुछ भी हो। और फिर उसने क्या किया कि जब यहाँ पे अर्पिता भागने की कोशिश कर रही थी, तो उस चंदा आंटी ने अर्पिता को उसके बाल से पकड़ के ना घसीट के लाने लग गई मंडप में वापस। तो जो कुंड था ना, हवन कुंड, उसके पास वो लाके उसने अर्पिता का चेहरा ना उस कुंड में डालने की कोशिश कर रही थी, ताकि अर्पिता का चेहरा खराब हो जाए और वो किसी और के साथ शादी करने के लायक ही ना बचे। और यहाँ पे जैसे वो ये करने लगी ना, अर्पिता का फेस हवन कुंड में डालने लगी, तो उस टाइम पे अर्पिता की फैमिली को तब होश आया है और वो सब आए हैं और अर्पिता को बचाने की कोशिश की और उसको ना खींच रहे थे अपने साइड। और खींचते
खींचने के चक्कर में ना मतलब वो पूरे बहुत ज्यादा फोर्सफुल तरीके से ना अपनी साइड खींच रहे हैं। और यहाँ पे चंदा उसको इधर घुसाने की कोशिश कर रही है हवन कुंड में कि नहीं मैं तो करवा के रहूंगी, मैं इसको जाने नहीं दूंगी, इसकी शादी मेरे बेटे से हुई। वो अपने अलग ही जोन में पागल हो चुकी थी। और जो अर्पिता की बहन थी उसने इतनी जोर से अर्पिता को अपनी साइड खींचा कि उस मोमेंटम में वो जो चंदा थी वो थक से करके कहीं तो गिरी। जब ये लोग ना गिर के जब इस साइड आए, अर्पिता की फैमिली और अर्पिता जब गिर के थोड़े से इस साइड आए तो उन्होंने देखा कि कुछ तो मतलब ऐसे बहुत तेज कुछ गिरने की आवाज आई है हवन कुंड में। तो उन लोगों ने देखा तो आंटी चंदा मतलब उनका पूरा ऐसा बाल और साड़ी का एक पल्लू का साइड वो इतनी तेजी से जल रहा था उस हवन कुंड में, क्योंकि वो खुद उस हवन कुंड में गिर गई थी। वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे ना जो राज अंकल थे, मधु के पापा, उन्होंने अपनी बीवी को बचाने की कोशिश की कि अरे बचाओ बचाओ मेरी बीवी को ये वो। और यहाँ पे ना चंदा आंटी अभी भी एकदम गुस्से में बोल रही है कि मैं तेरी शादी अपनी बेटी से करवा के रहूंगी, और चिल्ला रही है दर्द के मारे। और ये लोग ना अर्पिता की फैमिली मतलब देख रहे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और जैसे ही राज अंकल ने चंदा आंटी को मतलब जैसे तैसे करके निकाला, और चंदा आंटी का बहुत सारा हिस्सा जल चुका था और वो आके फिर से अर्पिता के साइड कूद रही थी। तो जैसे ही उसके पास आके मतलब अधमरी हालत में ना कि मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवा के रहूंगी, तो उन्होंने ना कुछ आवाज आई फटने की, फट से करके कुछ आवाज आई। इन सब ने पीछे मुड़ के देखा तो हवन कुंड के पास ही उनका बेटा बैठा हुआ था। जितने बुरे तरीके से वो भाग रही थी उसकी माँ, तो शायद उसी वजह से हवन कुंड ऐसा गिर गया था। और वो जो आग थी उसमें, उस आग ने मधु की बॉडी को पूरा पकड़ लिया था। और क्योंकि वो ऑलरेडी डेड बॉडी थी तो उसको मतलब पूरा बॉडी जलने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और पूरी बॉडी वहीं पे जल गई। और यहाँ पे जब चंदा भाग रही है अपने बेटे को बचाने के लिए, तो राज अंकल ने अपनी बीवी को रोका, मतलब होश में लाने की कोशिश की कि अब हमारा बेटा है नहीं इस दुनिया में, मतलब होश में लाने की कोशिश, तो इसको कंट्रोल किया कि मत करो अब। और यहाँ पे चंदा पागलों जैसे चिल्ला रही है, चीख रही है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब बहुत कुछ हुआ। एंड इस मोमेंट पे जो अर्पिता थी, उस अर्पिता के मम्मी पापा अर्पिता को लेके वहां से भाग निकल गए। मतलब दोनों गाड़ियां फटफट सब लोग अपनी अपनी गाड़ियां बैठे और वहां से ये मतलब पूरा था। और मंदिर में इन लोगों ने अंतिम संस्कार किया पूरा। सो गाइज दैट्स इट, दिस वाज द स्टोरी। सबसे ज्यादा मतलब गलती थी अर्पिता के पेरेंट्स की। अपनी बेटी के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बहुत बेकार पेरेंट्स थे अर्पिता के। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपके पास कोई ऐसी हॉरर स्टोरी हो तो आप मुझे इस पर मेल कर सकते हो, तो इसे मैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में सुनाऊंगी। बाय।